हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ मैं। तो चलिए दोस्त, आज स्वस्थ हैं इसलिए हम आप लोगों के सामने बोर्ड पे पुनः आ गए हैं। ठीक है, लेकिन कल आप लोगों को वीडियो देखने से पता चला होगा कि ये क्या कैसे पढ़ाने लगे हैं सर, क्या कैसा सामने नहीं है ना। तो सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब कुछ समस्याएं होती तभी इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं जिससे कि हमें भी लगे कि नहीं, स्टूडेंट का कोई मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए ही हमने ये कदम उठाया था कि नहीं, वीडियो देना चाहिए, मतलब बच्चों को क्लास लगातार होनी चाहिए तो कंटिन्यूटी में रहते हैं बच्चे, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और हिंदी साहित्य में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ लिया था और उसके कवि और रचनाएं पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने भक्ति काल को पढ़ा था और भक्ति काल के कवि और उसकी रचनाएं भी पढ़ ली थी। इसके बाद में अब आज हम लोगों को रीति काल को पढ़ना है। रीति काल के कवि पढ़ने हैं। रीति काल के जो कवि होते हैं, कवियों के बाद जो उनकी रचनाएं होती हैं, उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि इस काल के ये कवि हैं और इसके प्रमुख कवि ये हैं और इसकी रचनाएं ये हैं। हमें यही सब पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं रीति काल की। ठीक है दोस्त, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग एक आपका जो मैथ का टॉपिक चला रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो आपको कंटिन्यू मिलेगा और इसके बाद में वीडियो आपको प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। हालांकि वो उसी रूप में मिलेगा जो आपको पढ़ाया जा रहा था उस रूप में, लेकिन आपको जो हिंदी वगैरह है वो आपको सीधे बोर्ड में मिलेगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो हम डायरेक्टली बोर्ड पर नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो उसमें टाइम लगता है कि नहीं, फिर उसको समझाना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसी पे समझाना बेटर समझा। तो उससे में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है बनाने में, हालांकि आप उसी से समझें क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी। हमने देखा है कि यूपीएसआई में भी 2-3 क्वेश्चन, मतलब हर प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे। इसके अलावा बैंक में भी चाहिए आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं सभी में। बैंक के अलावा भी जैसे आप रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि इन एग्जामों में भी आते हैं, तो सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग हिंदी साहित्य को स्टार्ट करते हैं और रीति काल जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए जरा, हिंदी साहित्य में हम लोग रीति काल को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीति काल। रीति काल को हम लोग पढ़ेंगे और रीति काल का जो टाइम पीरियड हमने बताया था वो 1650 से लेकर के 1850 तक हमने ये टाइम पीरियड बताया था। किसका? रीति काल का। सबसे पहले आप लोगों को ये टाइम पीरियड याद रखना। टाइम पीरियड ये किसके अकॉर्डिंग है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये टाइम पीरियड को बांटा गया है। ठीक, इतनी बातें आपको और याद रखनी है अलग से कि ये जो टाइम पीरियड है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बांटा गया। ठीक, अब देखिए, रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपको मिलेगा रीतिबद्ध काल, एक मिलेगा आपको रीति मुक्त काल, फिर इसके बाद में एक मिलेगा आपको रीति सिद्ध काल। ठीक, तो ये 3 प्रकार के काल मिल जाते हैं जो कि हमने रीति काल को बांटा हुआ था 3 भागों में। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो फिर हम आगे की ओर चलें। ठीक है, वैसे समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा, अब आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि रीतिबद्ध काल के प्रमुख कवि कौन है, रीति मुक्त काल के प्रमुख कवि कौन है, रीति सिद्ध काल के प्रमुख कवि कौन है। तो इन बातों को भी याद रखें। रीतिबद्ध काल के जो प्रमुख कवि हैं वे केशव दास हैं। केशव दास हैं किसके प्रमुख कवि? रीतिबद्ध काल के प्रमुख कवि
प्रमुख कवि जो हैं वो केशवदास हैं। अगर आपसे रीति मुक्त काल के प्रमुख कवि पूछे जाएं, प्रमुख कवि अगर आपसे पूछे जाते हैं तो कौन होंगे? तो सीधी सी बात है, अगर इसके हम कवि पूछेंगे तो घनानंद मिलेंगे आपको। कौन मिलेंगे? घनानंद। घनानंद इसके रीति मुक्त काल के प्रमुख कवि थे। अब इसके बाद बात आती है किसकी? रीति सिद्ध काल की। तो रीति सिद्ध काल के जो प्रमुख कवि थे, या कह सकते हैं हम कि इसके प्रमुख कवि हम लोग किसे मानते हैं? प्रमुख कवि के रूप में हम लोग किसे मानेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बिहारी जी को स्थान देते हैं। किसको देते हैं? कवि बिहारी को स्थान देते हैं। ये रीति सिद्ध काल के कवि माने जाते हैं। ठीक, ये बिहारी जी हैं, ये घनानंद हैं और ये आपके केशवदास हैं। ठीक, समझ रहे बात को? तो इसको आप नोट करें। फिर इसके बाद में हम लोग रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन से कवि हैं रीति काल के। ये तो एक छोटा सा टुकड़ा बांट दिया कि इसके 3 भागों में बांटे गए और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। जैसे भक्ति काल को भी हमने 2 भागों में बांटा था, फिर उसको भी कई पार्टों में डिवाइड किया था, है ना। तो इसको पहले याद करें, फिर इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। इसको नोट करें जल्दी से, हम आगे चले। फिर चलिए, हो गया होगा। हम लोग अगर आगे की बात करें तो अब हमें कवियों को देखना है कि रीति काल के प्रमुख कवि कौन से थे और उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए जरा कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम लोग। तो एक ट्रिक है, बिहारी दास की सेना ने भिखारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। देखिए भाई, ऐसा हुआ 2 लोगों की सेना थी, एक बिहारी दास की सेना थी और एक भिखारी दास की सेना थी। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो बिहारी दास ने क्या किया? भिखारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। उन्होंने कई दिनों तक भूखा रखा इस सेना को। भूखा रहने के कारण वो क्या होते हैं? वो आनंदित होते हैं इस बात को। समझ रहे? यही इसका लॉजिक है, बस और कुछ नहीं। समझिए जरा। पहले कभी मान सकते हैं आप बिहारी जी को, फिर इसके बाद में आप लोग मान सकते हैं केशवदास को, फिर इसके बाद में सेनापति एक कवि हैं, भिखारी दास भी एक कवि हैं। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है कवि भूषण जी मिलेंगे। पद्माकर एक कवि थे। आनंद मतलब घनानंद ये कवि थे। कौन थे? घनानंद कवि। तो ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। जैसे बिहारी हो गए हैं, केशवदास हो गए, सेनापति हो गए, भिखारी दास हो गए, कवि भूषण हो गए, पद्माकर हो गए, घनानंद हो गए। ये प्रमुख कवि हैं रीति काल के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन बातों को अच्छे से नोट कर लें। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं। बहुत कई दिनों के बाद इस तरीके की ट्रिकें बनती हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों को तो सीधी सीधी मिल जाती है, लेकिन इनको बनाने में बहुत सारा समय लगता है। समझ रहे बात को? तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये हो गया ना। चले।
हम लोग कवि जो हैं उनकी रचनाओं को अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि जो कवि हमने पढ़े हैं ये रीतिकाल के प्रमुख, उनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जरा, केशव, पहले बिहारी जी को पढ़ते हैं। तो बिहारी जी की केवल एक रचना है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई प्रमुख है जो आपको याद रखनी है, सतसई। बिहारी जी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई, जो आपको याद रखनी है बिहारी सतसई। बिहारी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, जो आपको याद रखनी है, पूछी भी जाती है बार बार। इसके बाद केशवदास। केशवदास को याद रखना है, ये बहुत पूछी जाती है भाई साहब। केशवदास जी की बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं, समझ रहे हो? तो क्या याद रखनी है? देखिए, रामदास हैं जहां विज्ञान माला है वहां, विज्ञान माला है वहां। रामदास हैं जहां विज्ञान माला है वहां। तो अब आप समझ गए हो। तो ये अब हम लोगों को याद रखनी है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका ये भाई साहब बहुत पूछी जाती है, लगभग कुछ नहीं तो 80% पेपरों में ये रामचंद्रिका क्वेश्चन में पूछा गया किसकी है, समझ रहे हो? विज्ञान, फिर इसके बाद में माला, ठीक। जहांगीर रामचंद्रिका, जहांगीर रामचंद्रिका ये एक रचना है, ठीक। और विज्ञान माला कहने का मतलब विज्ञान गीत और छंदमाला, विज्ञान गीत और छंदमाला ये इनकी प्रमुख रचना है, विज्ञान गीत और छंदमाला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है वो रामचंद्र के पूछी गई, जो आपको याद रखनी है। विज्ञान जहाँ, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, है कि नहीं? तो इसको याद रखनी है। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे की ओर, इसको नोट करें जल्दी से। चलिए हम लोग अगले कवि को पढ़ेंगे, घनानंद को। घनानंद कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि घनानंद जो हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको याद रखें। घनानंद, घनानंद की रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ना है हमें? सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, किया लीला कांड। देखिए, सुजा का मतलब है कि सुजान सागर, सुजान सागर और सुजान संबोधन, सुजान सागर और सुजान संबोधन ये इनकी रचना है। और ये नंद से हैं घनानंद, और ये बिल्ली से क्या है? रसकेली बिल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। अब इसके बाद में लीला कांड, मतलब ब्रहलीला, ब्रहलीला ये बहुत पूछी हुई है। ब्रहलीला को याद रखना। ब्रहलीला किसकी रचना है? घनानंद की। और ये कांड तो कृपा कांड, कृपा कांड भी किसकी रचना है? घनानंद जी की कृपा कांड रचना है। ये आपको याद रखना, इसको नोट करें। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। क्या किया? लीला कांड। अब देखिए, सुजान सागर, सुजान संबोधन, और बिल्ली का मतलब है रसकेली बल्ली, और लीला का मतलब ब्रहलीला, और कांड का मतलब कृपा कांड।
ये आपको याद रखनी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हों तो आगे की ओर बढ़ें हम लोग। ठीक, चलिए ज़रा हो गया। चलिए भाई, हम लोग अगले कवि देखेंगे। अब कौन कौन से कवि बाकी हैं भैया बताइए ज़रा, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं ना। चलिए ज़रा अब हम लोग देखते हैं पद्माकर को। पद्माकर लिखिए ज़रा इनकी। जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं, पद 50 हैं। ठीक है। जगद विनोद इन्हीं की रचना है। राम रसायन इसके बाद में ये गंगा वाली जो आपको मिलेगी, गंगा लहरी, पदाभरण, और इसके बाद में जो आपकी 50 मिलता है वो प्रबोध 50। ये आपको याद रखनी है। किसकी है? पद्माकर की। जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पदाभरण और प्रबोध 50, ये आपकी पद्माकर की हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग और पढ़ते हैं भिखारी दास को। भिखारी दास की कौन कौन सी रचना है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए जरा, हम लोग भिखारी दास की रचना देखेंगे। भिखारी दास की कौन कौन सी रचना है? भिखारी दास, देखिए जरा, इनकी केवल 2 रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? एक तो आपको याद रखनी है काव्य निर्णय, और एक रास निर्णय। ये आपको याद रखनी है दोनों। ठीक, अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात। इसके बाद में हम लोग अगले कवि याद रखेंगे भूषण, कवि भूषण, इनको याद रखनी। एक याद रखना शिवराज भूषण इनकी रचना है, और एक शिबा बाबनी इनकी रचना। ये 2 रचनाएं इनकी भी हैं जो प्रमुख हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। एक कवि और बचे हैं आपके, जो कि जिनका नाम है सेनापति, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और उनकी भी 1-2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछी जाती उनके बारे में भी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये किस काल के कवि हैं ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। सेनापति जी, कवि सेनापति की आपको याद रखना है। कौन सी है इनकी कवि सेनापति की? तो कवित्त रत्नाकर इनकी एक रचना है। दूसरी रचना आप लोग याद रख सकते हैं काव्यकल्पद्रुम, ये आपको याद रखनी है, कल्पद्रुम। ठीक, तो ये सेनापति जी की 2 रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का रीतिकाल था, जिसके हमने ये सारे कवि पढ़े और उसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ी। जिन कवियों की रचनाएं हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ी उनको अच्छे से पढ़ा, और जिनकी ट्रिक नहीं भी थी तो उनकी 2-2 रचनाएं ही हैं जो हमें याद रखनी है कि नहीं? अगर आप बात समझ गए हो तो अच्छी बात है।
और नहीं समझे हैं तो बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें समझ में नहीं आया, हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी वाला जो वीडियो चल रहा था या जो हमारा सेशन चल रहा है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये हिंदी साहित्य का भी कराना आवश्यक था, इसलिए मैंने, हालांकि इतना अभी स्वस्थ नहीं हूँ जो मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन मैंने सोचा यार पढ़ाना चाहिए। बच्चे कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लें, है कि नहीं, तो इसलिए मैंने आगे की ओर कंटिन्यू रखा इसको, और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।